एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्य आकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय की सबसे सफल जीव प्रजाति थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से 6.5 करोड़ साल पीछे धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ से डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाजें। सारी डायनासोर प्रजाति बड़े आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी। तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस बड़े टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला यह 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड धरती की तरफ बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो रफ्तार इसकी एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस धधकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह 180 किलोमीटर चौड़ा और 120 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंप तीव्रता ने सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश होना शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश से उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल्स, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गए थे, वह ग्रेविटेनियल बल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था।
ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण सूरज की रोशनी का धरती पर पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी प्रजातियां जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के कारण 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट की जगह से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस बड़े टकराव से पृथ्वी की 90% प्रजातियां पूरी तरह जलकर राख हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी केवल वह जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे। उन्हें खाना पीना न मिल सका, लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मेमल्स की। मेमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लग गए थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लग गए थे और जो धरती पर 10% जीव बच गए थे, उनमें एडॉप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और जो धरती पर 10% जीव बच गए थे, उनमें एडॉप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में प्राइमेटस के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइन कोड को मस्तिष्क से जुड़ने वाला छेद, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस में सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धरती के बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग हैं जहां आज हम भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमाला है जिसे हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी जिससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। यह वह नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। आलीगुसिन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बनने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और उन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। आज से 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं किसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार, हमारे यह पूर्वज कहलाते हैं। पेरोलापिथिकस या पेरोला हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा पाते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी यह अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे और ये चल सकते थे। आम धारणा के उलट सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी।
आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश बंद हो जाने के कारण यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने की वजह से इन एप्स के साथ खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसलिए अब ये खाने की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये एरिडीपिथिकस रेमिडस ये हैं हमारे पूर्वज, जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने चांद पर पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने की वजह से ये सब पर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग बड़ा हो गया था। ये थे होमो हेबिलिस, जिन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में उपयोग करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और अंगुलियों को मजबूती दी, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में शिकार करने लग गए थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से ये ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। आवाज की नली जो हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थी, वो नीचे आ गई थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अफ्रीकन घरों को और बड़ा कर सकते हैं। महाद्वीप खिसके तो अफ्रीका और एशिया जुड़ गए और उस जोड़ से बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था अफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिनकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस शुरू हो गया और नॉर्थ से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपनी चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह तक पहुंच गया। आइस एज की इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वह सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक हर जगह इंसान थे। हमारे हुलिया, त्वचा और बाल, आंखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और
गणित का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर दूसरा कोई जीव नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल के बाकी वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।